This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अश्विन कृष्ण तृतीया दिनांक 23 अक्टोबर 2021 प्रसन्न समुच्चय शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्या शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगलवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं ओम शांति शांति शांति। शिष्योपनयनी अध्याय न क्रमेण विना शास्त्रं शास्त्रेण विना क्रमः शास्त्रं क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिः। तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही अहम श्लोक है मेरे हिसाब में और शायद इसी के ऊपर आज का लेक्चर चला जाएगा। देखते हैं कितना समय होता है, उसके अनुसार करेंगे। तो क्रम के बिना शास्त्र नहीं, ये बात मैं बता रहा था कि किस क्रम से हमें शास्त्र सीखना है, उसके लिए जो पूर्व ज्ञान आवश्यक है शास्त्रों के हिसाब से, उसको भली भांति समझ लेना और फिर जो शास्त्र हमें पढ़ना है उसको पढ़ना, ये ज्यादा उचित इस प्रकार का रहेगा। तो न्याय सांख्य वगैरह सभी शास्त्रों को सीख कर फिर आयुर्वेद में आए, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। अभी जो शिक्षा पद्धति है उसमें एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस इन सभी को एक स्तर पर लाया गया है, या बीएनआईएस, और सभी का एंट्री पॉइंट 12th साइंस बायोलॉजी ग्रुप इस प्रकार का बना दिया है। हर शास्त्र की जरूरतें अलग अलग इस प्रकार की है। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद के लिए संस्कृत अनिवार्य इस प्रकार का होना चाहिए। मूल ग्रंथ जो कि संस्कृत में है, तो मूल ग्रंथों को अगर पढ़ पाना है तो संस्कृत अच्छा आना जरूरी है। और इसलिए 10वीं कक्षा तक या 11वीं 12वीं में भी अगर संस्कृत आवश्यक इस प्रकार का रखा जाए, आयुर्वेद में अगर आगे आना है तो इस प्रकार से तो सोच समझ कर लोग थोड़ा निर्णय करेंगे कि हमें एमबीबीएस में या बीएचएमएस में प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, लेकिन अगर मुझे आयुर्वेद सीखना पड़े आगे तो मैं 11वीं 12वीं में वैसे बायोलॉजी तो लेना ही है,
लेकिन मुझे संस्कृत भी करना है इस प्रकार से। अब ये महाविद्यालय बहुत कम है जो संस्कृत पढ़ाते हैं इस प्रकार से 11वीं 12वीं के लिए। लेकिन फिर भी कुछ महाविद्यालय तो है। अगर महाविद्यालय में नहीं हो तो फिर बाहर से किसी के पास सीख कर ये परीक्षाएं दे सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। जिन्होंने पहले से ही डिसाइड किया है कि मुझे आयुर्वेद में आना है, अभी वैद्यों के काफी अ, बच्चे हैं जो आयुर्वेद में आना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से तो ये सही रहेगा कि पहले से ही चुन ले कि मुझे ये करना है। सुश्रुत ने ऐसा किया था कि उसने 11वीं 12वीं में संस्कृत सब्जेक्ट ले लिया था। बाकी लोग फ्रेंच भाषा लेते हैं, जर्मन लेते हैं, तो उसके बजाय अच्छा है कि संस्कृत पढ़े। और फिर आगे आयुर्वेद में ही आना है तो संस्कृत पढ़कर ही आइए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। कुछ लोगों का बिल्कुल डिसाइड नहीं होता है कि क्या करना है आगे, तो वो मैथ्स भी ले लेते हैं और बायोलॉजी भी लेते हैं, पीसीएमबी, ये जो बात होती है। तो फिर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हो सकती है, नहीं तो मेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन हो सकती है, और फार्मेसी वगैरह को भी इसी तरीके से जाते हैं अगर बायोलॉजी आपका विषय है तो। तो ये जो क्रम है, ये क्रम ही अधुना अच्छा नहीं है, आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और ना ही समाज में इसके बारे में जिक्र है कि आयुर्वेद अच्छा साइंस है और वही सही साइंस है, तो उसके लिए एडमिशन लेना। कुछ अपवादात्मक उदाहरण ऐसे हैं कि जिनको एमबीबीएस में एडमिशन मिल रही थी, फिर भी उन्होंने आयुर्वेद में एडमिशन ले ली। ऐसे कुछ है, वेदांत वैद्य है ऐसा इस प्रकार का, सोच समझकर आयुर्वेद में एडमिशन ले ली इस प्रकार से। तो ये बहुत ही अपवादात्मक इस प्रकार की है। लेकिन अगर मुझे आयुर्वेद सीखना है, प्राचीन भारतीय शास्त्र सीखना है, तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, जिस प्रकार से मुझे शिक्षा पानी है, उसको देखे बगैर अगर मैं इसमें घुस जाता हूँ, तो फिर आगे नौबतें ज्यादा आती है, दिक्कतें ज्यादा आती है। बहुत सारे लोग केवल एमबीबीएस में प्रवेश नहीं हुआ इसलिए आयुर्वेद में आ जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ डॉक्टर होना होता है, वैद्य होना नहीं। मेरा भी ऐसा ही था। लेकिन कोलटकर सर से मुलाकात हुई और मेरा पूरा जीवन बदल गया। तो मैंने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं आयुर्वेद के लिए अपना जीवन समर्पित करूं। और फिर उसी दृष्टि से मैंने काफी प्रयास किए। तो एक क्रम होता है इसका कि इस क्रम से अनुसार हमें आगे बढ़ना है, और न क्रमेण विना शास्त्र, क्रम के बिना शास्त्र नहीं, न शास्त्रेण विना क्रम। तो शास्त्र के बिना क्रम भी नहीं, इस प्रकार से। तो हर शास्त्र को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने कहा कि यस्मिन् ज्ञाते सर्ववेदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्यः, कि जो जानने पर सभी बातें समझ में आती है उसमें परिश्रम करना चाहिए, कि बंधन शास्त्र भाषा। बाकी जो चीजें हैं उनमें उतनी दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। तो शुरू में ही मैंने ये जान लिया कि मुझे आयुर्वेद अगर करना है तो पाठ अवबोध अनुष्ठान में ही ये उसका विधि है। तो पहला मतलब है पाठ, कि पढ़ते रहना, और इतनी बार पढ़ते रहना कि वो कंठस्थ हो जाए। और केरल की मैंने ट्रेडिशन बताई थी कि हर रोज इस प्रकार से 4 अध्याय पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं,
तो भी 1-2 बरस में पूरा अष्टांग हृदय कंठस्थ हो जाता है। और अगर उसके साथ हम संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मूल रूप से क्रियापद क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, उनकी विशेषण क्या है, बाकी कारक संबंध किस प्रकार के हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पढ़ते हैं उसी समय हमें अर्थ वाच्यांश तो कम से कम ध्यान में आने लगता है। तो मैंने ये तरीका ही अडॉप्ट किया कि कंठस्थीकरण करते जाओ और साथ में संस्कृत को पढ़ते जाओ। मूल रूप से अर्थ करने की कोशिश करते रहो, तो अपने आप सामने अर्थ आ जाते हैं और ज्यादा उसके लिए बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जहाँ पे दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, वहां आपको टीका का सहारा सहारा लेना पड़ेगा। पहले वो संस्कृत टीका का ही करो। फिर उससे भी बात नहीं हो रही है तो किसी बुजुर्ग की सहायता ले लो। और फिर अंततः अगर कोई भाषांतर आपको प्रामाणिक लग रहा है, किसी भी भाषा में, मराठी में और हिंदी में, तो उसकी सहायता लेने की कोशिश करो ताकि वाच्यार्थ ध्यान में आ जाए। अब बात यह रहेगी कि केवल वाच्यार्थ से काम बनता नहीं है। लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो हर एक के अनुसार अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे। वही सूत्र वही व्यक्ति दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेगा तो उसको उसके सामने कोई अर्थ अलग तरीके से निकल आएगा। और ये निरंतर पढ़ने का और अनुभवों का, उसके आधार पर जो कि चिंतन मनन जो होता है उसका नतीजा है कि आप पढ़ते रहेंगे तो अनुभव तो इकट्ठा होते ही रहेंगे और उसके आधार पर उसी सूत्र का किसी 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 अन्य प्रकार से अर्थ सामने आएगा जो काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का हो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पाठ वो अनुष्ठान ही, ये जो बात बताई गई है, तो पठन करते रहना, पठन शुद्ध हो इसके लिए सजग रहना कि उच्चारण हमारा सही हो, हम उसमें गलतियां नहीं करें। उसके लिए चाहे तो किसी की सहायता ले ले। अब ऑडियो बुक्स जैसी है उसी प्रकार से ये शायद चरक का डिजिटल बुक या किसी भी अन्य आयुर्वेद ग्रंथों का डिजिटल बुक बनना चाहिए। और वो एनसाइक्लोपीडिक होना चाहिए कि आप जस्ट क्लिक करेंगे तो उसका उच्चारण किस प्रकार से करना है ये भी आपको आप सीख सकेंगे। संधि विग्रह क्या है, समास विग्रह क्या है, अन्वय किस तरीके का है, ये भी आपके सामने आ जाएगा। और उसमें जो शब्द है उन शब्दों का एनसाइक्लोपीडिया होगा कि उसके बारे में जो भी जानकारी है वो राइट माउस क्लिक पर आपको मिलेगी। उसका अर्थ क्या है या फिर उसके संबंध में कोई पिक्चर हो, कोई वीडियो हो, वो भी लिंक हो जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से अगर होता है तो हम घर बैठे बैठे सभी ग्रंथों का अध्ययन कर पाएंगे। ये मेरी बहुत सालों से तमन्ना है, आशा है कि इस प्रकार से आयुर्वेद के ग्रंथ आयुर्वेद छात्रों को उपलब्ध हो, डिजिटल वर्जन ई बुक्स इस प्रकार से। और फिर छात्र घर में बैठकर उसके बारे में देखेंगे और उसके ऊपर जो विवरण होगा वो अपने अपने तरीके से बहुत सारे वैद्य करेंगे। एक ही सूत्र पर अगर 4-6 लोगों का विवरण उपलब्ध है तो छात्र को जो बात पसंद आएगी, ये मुझे ज्यादा पसंद है, मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, तो वो उसको आगे बढ़ाएगा।
नए नए भी इस प्रकार से विवरण आते रहेंगे। तो मैंने एक कंट्री वाइड क्लासरूम की कल्पना की थी। अभी तो इंटरनेट के जरिए भी हम ये कर सकते हैं सर, कि आपको लॉगिन होना है, पासवर्ड आपको दिया जाएगा, और फिर आप सुबह इसमें लग जाए पढ़ने के लिए और समझने के लिए मूल रूप में। फिर 10 बजे क्लिनिक में जाए, अस्पताल में जाए, और वहाँ बाहर के वैद्य भी जोड़े जाए जिनके अच्छा आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, वो चाहे हफ्ते में एक दिन वो आ सकेंगे। तो अगर अच्छा वैद्य है तो मरीज आएंगे तो लोगों को प्रैक्टिकल मिलेगा। ये प्रत्यक्ष पर शास्त्र है, तो केवल पोपट पंची करने से कुछ नहीं होगा। छात्रों को दिखाना है कि ये इस प्रकार का रोग है, ये डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट करी गई है, ये इसके रिजल्ट है, इस प्रकार से तो छात्रों का विश्वास हो जाएगा। और अनुष्ठान ही का मतलब है हमें खुद ये करना है। तो हमने आयुर्वेद में एडमिशन ली है, तो हम आयुर्वेद जिस प्रकार से उपदेश करता है उसी उपदेश को शिरोधार्य मानकर आगे बढ़े। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः, ये जो बात कही गई है कि परमादर उसके बारे में रखना है, तो वो किस तरीके का परमादर परमादर होगा, तो ये पाठा उपबोध अनुष्ठान इस प्रकार का वहां पे बताया। तो हमें ब्राह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए, हमें जल्दी सोना चाहिए रात में, खाना कम खाना है, और नियमित रूप से योग व्यायाम ये सब चीजें करनी है, नैसर्गिक ही खाना खाना है। और निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। पूरी उम्र के लिए हम एक विद्यार्थी बने रहें, एक छात्र बने रहें, तो कितनी जानकारी इकट्ठा होती रहेगी, कितना ज्ञान हमें प्राप्त होता रहेगा, उसकी कोई गिनती इस प्रकार की नहीं। और फिर एक विनम्र भाव रहता है कि जब मुझे एहसास होता है कि अरे मुझे जो ज्ञान है वो तो कुछ नहीं है, सागर का एक बूंद है, इतना ही मेरा ज्ञान है, तो फिर ये जो गर्व होना या अहम भाव होना, ये बातें नहीं होती। आगे भी बहुत कुछ सीखना है, ये अगर ध्यान में रखते हैं तो इस प्रकार का अहम भाव नहीं होगा, और फिर हम सीखते रहेंगे। कृष्ण ही लोग को बुद्धिमताम आचार्य शत्रु बुद्धिमताम, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए पूरा विश्व ही आचार्य है, गुरु है, और मूर्ख के लिए वो सब शत्रु है। तो मैंने क्या सीखा इससे, चाहे अपयश हो, लेकिन अपयश से भी मैंने क्या सीखा, ये अगर हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि जब सीखने वाली चीजें बहुत सारी है। हमें सिर्फ उनका फायदा इस प्रकार का उठाना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, इस प्रकार से। तो एक क्रम है, न शास्त्रेण विना क्रमः, शास्त्र के बिना क्रम भी नहीं है, इस प्रकार से। शास्त्रम क्रमयुतं ज्ञात्वा यः करोति स सिद्धिः, क्रमयुत शास्त्र को जानकर जो कार्य करता है वो सिद्धि प्राप्त करवा लेता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है, या सिद्धि का फल उसको मिलता है। तो इसमें टीका में जो बात कही है, अनुष्ठान उसका चाहिए, और अनुष्ठान के कल काफी अर्थ हमने देखे। सो सातत्य ये होना ये बहुत जरूरी है। आरंभ शुरू लोग होते हैं, शुरू करते हैं, फिर थोड़ा भी विघ्न आता है तो बंद कर देते हैं। खास करके व्यायाम और योगाभ्यास के बारे में ये काफी देखा गया है। हर बरस में 1 जनवरी को संकल्प संकल्प किया जाता है, बस इस बरस में मैं पूरी तरीके से व्यायाम वगैरह सब करूंगा, सेहत के ऊपर ध्यान रखूंगा,
5-6 जनवरी को ही एक तो खत्म हो जाता है सब सिलसिला। और फिर अगले 1 जनवरी को ही हम फिर से संकल्प करें। तो ये बात नहीं होनी है। इसमें सबसे अहम है कि मराठी में जिसको भावणे इस प्रकार का कहते हैं कि ये बात दिल को छू जाती है कि बस मुझे ये करना है। एक बार मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे ये करना है। ये जब तक निश्चय नहीं होता तब तक आगे कुछ नहीं होता। निश्चयाचे महाबळ तुका म्हणे निशिफळ। तो निश्चय महाबलवान इस प्रकार का है और वही फल है, क्योंकि एक बार निश्चय हो गया इस प्रकार का तो फिर आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग अपने आप करने लगते हैं। तो मैं अभी समझता हूं कि जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, तब तक ये नहीं होगा। अब बात आती है इंटीग्रेशन की कि ये जो तथाकथित सूत्रों के आधार पर एकम शास्त्र अध्ययन विद्या शास्त्र निश्चय तो एलोपैथी सीखनी चाहिए, उसके बगैर आयुर्वेद सीख नहीं सकेंगे, इस प्रकार के मत प्रचलन में आते हैं। और एलोपैथी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे भी कुछ मत प्रचलन में है। तो इन सभी से बच के रहना है। अभी ऐसा है कि हमारा आयुष सीमित है। अभी समझो 70, 80, 90 बरस तक भी जिएंगे तो भी एक्टिव लाइफ 70 तक होगा, उसके आगे लिमिटेशंस रहेगी। हमारे यहाँ बुजुर्ग वैद्य है जिन्होंने 90 तक भी प्रैक्टिस की है, लेकिन 70, 75 ज्यादा से ज्यादा, उसके आगे मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो उसमें अगर आपके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छा अनुभव है, तो सारा समय प्रैक्टिस में ही व्यतीत होता जाएगा। सीखने के लिए मौका कहाँ मिलेगा, समय कहाँ मिलेगा। अभी ये जो हम शुरू में प्रातःकाल में कर रहे हैं, तो यहाँ दूसरा कोई व्यवधान नहीं होता, तो ये आसानी से थोड़ा सा हो सकता है। दोपहर में करेंगे, रात में करेंगे, तो फिर अन्य व्यवधान व्यवधान उसमें आ सकते हैं। तो इसमें बार बार रुकावट इस प्रकार की आएगी। तो इसलिए जो समय मिलेगा उसमें हमें आयुर्वेद सीखना है या एलोपैथी सीखनी है या दोनों सीखना है, तो समय तो काफी कम है। आयुर्वेद सीखना हमारा ही कर्तव्य है, एलोपैथी सीखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तो अगर समय की लिमिटेशंस है, मर्यादा है, शक्ति की मर्यादा है, तो हमें आयुर्वेद ही करना है। अब जाते जाते जितनी एलोपैथी हम सीख सकेंगे, जितनी व्यवहार के लिए आवश्यक इस प्रकार की हो, शायद वो थोड़ा बहुत अगर समझ सकते हैं इंटरनेट के जरिए वगैरह वगैरह। मैंने एक भी एलोपैथिक किताब पढ़ी नहीं है, फिर भी मैं 41 बरस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे एलोपैथी के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, खास करके इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स वगैरह जो है, वो मरीज इतने सारे रिपोर्ट्स लाते हैं साथ में और उनकी अपेक्षा रहती है कि वो देखे क्योंकि उन्होंने उसके लिए पैसे खर्च किए होते हैं। और डॉक्टर अगर वो देखेंगे ही नहीं इस प्रकार से, तो उनका समाधान नहीं होगा। दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि उससे कुछ गंभीरता के बारे में बात मालूम हो जाती है, अरे कीटोन बॉडीज है या फिर शुगर लेवल बहुत ही हाई है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हम थोड़ा सजग हो जाते हैं कि ठीक है, इसके बारे में थोड़ा
देखना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन इसके जरिए जो ज्ञान प्राप्त होता है वही काफी है। अलगता से उसको पढ़ना, उसमें उसके लिए समय दे देना, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये केस कितनी गंभीर है, सीरियस है, और वो गंभीर था हमारे शास्त्र के अनुसार और एलोपैथी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उनके शास्त्र के अनुसार जो गंभीर बातें हो वही हमारे लिए भी गंभीर ही होगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और हमारे अनुसार जो गंभीर होगी वो उनके अनुसार गंभीर होगी, इस प्रकार का भी नहीं है। अभी हमें तो आगे बढ़ना है, आयुर्वेद की दृष्टि से आगे बढ़ना है। तो सही जजमेंट होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का, और वो ज्ञान और अनुभव इन्हीं के आधार पर होता रहता है। दूसरा कहीं उसके लिए शॉर्टकट इस प्रकार का नहीं है। लेकिन अगर आप सही जजमेंट ले पाते हैं, बहुत सारे मरीजों में, एक आध दूसरे मरीज में ऐसा हो सकता है कि आपको जब जजमेंट चूक सकता है, और आपको थोड़ा सजग रह के उसके बारे में सोचना है। लेकिन बहुत सारे मरीजों में अगर आप भली भांति समझ लेते हैं कि ये गंभीर है नहीं है इस प्रकार से, और फिर चिकित्सा करते हैं। दूसरी बात भी ऐसी होती है कि एलोपैथी में इसके लिए क्या क्या पर्याय उपलब्ध है, ये भी बात समझ में लेनी चाहिए। ज्यादातर हमारे पास मरीज आते हैं वो एलोपैथी पूरी खत्म करके ही आते हैं, एलोपैथी में कुछ करने लायक रहता नहीं, तभी हमारे पास आते हैं। फिर भी कुछ मरीज ऐसे आते हैं कि जिनके लिए एलोपैथी में भी कुछ है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए तो कुछ है इस प्रकार से, और फिर हमारे पास आए हैं तो उनमें उनके मन में विकल्प रहता है कि मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अभी एंटीबायोटिक ले लूंगा तो तुरंत इसका परिणाम मुझे मिल जाएगा, बुखार उतर जाएगा वगैरह इस प्रकार से, या एनाल्जेसिक्स ले लूंगा तो तुरंत वेदना का उपशम इस प्रकार का होगा। तो करने की बात यह है कि जहां इस प्रकार के कुछ विकल्प एलोपैथी में उपलब्ध है, मरीज को भी मालूम है, या उसके रिश्ते में कोई डॉक्टर्स वगैरह है, वो भी बताते हैं यार क्या कर रहे हो, ये गोली ले लो, ठीक हो जाएगा इस प्रकार से। मैंने एक अजीब किस्सा देखा था। बीबीवाड़ी में कोई एक वैद्य प्रैक्टिस करने वाला था, मरीज के बिल्कुल नजदीक था। ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। मैंने उससे कहा कि तुम जाकर वहां से शिरोधारा करवाओ, मेरे क्लिनिक में हो सकती है लेकिन तुम्हारे वो नजदीक है, तुम वहां पे करो तो भी चलेगा। जब वो मरीज उस तथाकथित वैद्य के पास गया तो उसने कहा क्यों, टारगेट सर कह रहे हैं इसलिए मैं करूंगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं, एक गोली दे देता हूँ वो ले लो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और उसने एलोपैथी की गोली लिख दी। अब मुझे ये बड़ा सदमा था कि जिसकी आयुर्वेद की प्रैक्टिस है ऐसा मैं समझ रहा था, प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा है ऐसा मैं समझ रहा था, उसने खुद मेरे ही मरीज को इस प्रकार का एलोपैथी की दवा लिख के दे दी। और ऊपर से कहा कि ये करने की जरूरत नहीं है, तुम ये गोली ले लो, शिरोधारा करने की जरूरत नहीं। मरीज मेरे पूरे पक्के विश्वास का था, पूरे विश्वास का था, वो मेरे पास वापस आया, फिर हमने मेरे ही क्लिनिक में शिरोधारा करवा। तो अगर दूसरा कोई मरीज होता तो वो निकल जाता। कि अरे ठीक है ये बता रहे हैं तो एलोपैथी में गोलियां ले लेंगे और काम हो जाएगा इस प्रकार से। मुझे मालूम है शिरोधारा काफी महंगी है उस टैबलेट के हिसाब में, फिर भी वो मूल रूप में उपचार करने वाली है। ये बात बहुत अहम है। तो
हमें इसके बारे में थोड़ा सा सजग इस प्रकार का रहना पड़ेगा। और फिर यहाँ पता चलता है कि कौन रियली वैद्य है और कौन नहीं है, इस प्रकार से। बहुत सारे वैद्य अपने बच्चों के बारे में बहुत ही सेंटिमेंटल, भावना प्रधान होते हैं। और मैंने कई वैद्यों से ये सुना है, जो खुद आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, लेकिन बुखार बहुत ज्यादा था तो क्रोसिन दे दी, और वो क्रोसिन दे के ही मेरे पास आया, इस प्रकार से। तो ये अगर खुद आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये नौबत उन पर क्यों आती है क्रोसिन देने की? तो उसमें हमें कुछ डिसाइड करना चाहिए कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना। बहुत सारे बुजुर्ग वैद्यों का ये अनुभव रहा है कि जिन्होंने जन्म भर आयुर्वेद की प्रैक्टिस की, लेकिन जब अंततः वो बीमार हो गए 70 या उसके भी आगे, इस प्रकार से, तो उन्हें एलोपैथिक की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि उनके घराने में उतने अच्छे वैद्य नहीं हुए थे। ये बात रही थी, आगे परंपरा चलाने वाला कोई नहीं था, या जो भी छात्र उनके हैं, उनके पास उन्हें संदेह था कि अगर मैं छात्र से चिकित्सा ले लूं तो वो अच्छी भलीभांति चिकित्सा कर पाएगा या नहीं पाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इन लोगों को एक सदमा भी होता है इस तरीका प्रकार से, मैंने जीवन भर आयुर्वेद की प्रैक्टिस की और उसे अंत में एलोपैथी लेनी पड़ी, इस प्रकार से। वैद्य बाबू नानल है, वैद्य विलास नानल है। भाग्यवाड़ीकर शास्त्री को भी इसी प्रकार से एडमिट किया गया था। जब उनको पता चला कि मैं एलोपैथी के अस्पताल में एडमिट किया है, तो उन्होंने बताया मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मुझे केवल आयुर्वेद उपचार करना है, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये नौबत बहुत सारे वैद्यों पर आ रही है। इस स्थिति में मैं दूसरे को एलोपैथी नहीं दूंगा, ये तो हमारा निश्चय है। अगर आप मानते हैं कि तुमसे काम हो नहीं रहा, कोई बुजुर्ग वैद्य है नहीं कि जिसकी सहायता ले सके, तो एलोपैथी करनी है नहीं करनी है, ये एक बड़ा सवाल होता है। तो मेरा मंतव्य है कि हम खुद एलोपैथी तो नहीं करेंगे। अगर सहायता लेनी है तो किसी एलोपैथी के डॉक्टर से सहायता लेनी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें तो हमारे ही शास्त्र से अच्छा होना है, उसमें संदेह इस प्रकार का नहीं। लेकिन आप जब बुजुर्ग हो जाते हैं और कोई सीनियर व्यक्ति आपके लिए नहीं रहती, और बीमारी चाहे गंभीर हो या न हो, ये एक अलग इस प्रकार की बात हो। जनरली जब तक गंभीरता नहीं होती है तब तक ये नहीं किया जाता, लेकिन गंभीर बात हो जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतना अभिनिवेश मत रखो कि चाहे व्यक्ति की मौत हो जाए, लेकिन आयुर्वेद छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार से केवल आयुर्वेद आयुर्वेद ही करते रहेंगे। तो इस प्रकार से होता है। अगर वैद्य की मृत्यु होती है तो भी लोग कोसते हैं, ये कितना मूर्ख है वगैरह वगैरह, खुद के बारे में। मरीज के बारे में होता है तो बहुत सारा कोसते रहते हैं कि इनको ये भी पता नहीं है कि गंभीर अवस्था क्या है, और खुद तो नहीं कर पा रहे हैं तो एलोपैथी में क्यों नहीं सलाह दी जाने के लिए। अब ये सिर्फ वैद्यों के लिए है। आप एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और एलोपैथी में कोई मरीज बिगड़ रहा है, तो ये आपके दिमाग में नहीं आता, अरे ये बिगड़ रहा है, मुझे आयुर्वेद होम्योपैथी के बारे में सोचना है, वहां पे कुछ अच्छा इलाज इस प्रकार का होगा, ये मेरी नैतिकता है। ये तो नहीं है बात। जो बीएमएस होकर एलोपैथिक
प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके मन में दिमाग में ये बात कभी नहीं आती कि अरे मैंने बीएमएस किया है, ये परिस्थिति इसकी बिगड़ रही है, एलोपैथी कुछ काम नहीं कर रही है, तो मुझे मेरे शास्त्र के बारे में सोचना है। क्योंकि मालूम ही नहीं है आयुर्वेद में कुछ है, इसमें इलाज हो सकता है आयुर्वेद में, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसी हालत में ये जो मुद्दा नैतिकता का उठाया जाता है वो केवल वैद्यों के लिए नहीं है, वास्तव में वो एलोपैथी के डॉक्टर्स के लिए भी है। लेकिन वो समझते हैं कि उनका शास्त्र परिपूर्ण है, उसके बगैर कुछ है ही नहीं, और कुछ अलग सोचने का विचार हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या मरीज मर जाएगा, बाकी क्या होगा। लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की है उसके लिए, बस मेरा कर्तव्य मैंने किया किया है। लेकिन यही बात अगर आयुर्वेद के बारे में होती है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट आप लेते रहते हैं और असाध्य ही रुग्ण है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर हम भी सोचने लगते हैं कि अरे मुझे कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए था क्या, मुझे कुछ एलोपैथी की ट्रीटमेंट देनी चाहिए थी क्या, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बात सभी के लिए हो सकती है। मेरे माँ के बारे में ऐसा हुआ था कि वैसे मायके में किसी को डायबिटीज नहीं था, लेकिन उनको डायबिटीज हो गया, फिर रेटिनोपैथी हुई, किडनी फेलियर हुआ। हमारी ट्रीटमेंट चलती रही और 4-5 बरस के बाद ऐसी अवस्था है कि मुझे पता चला ये बचने वाली नहीं है, इस प्रकार से। फिर भी मुझे मालूम था कि एलोपैथी में कुछ होने वाला नहीं है, इस प्रकार से, और डायलिसिस शुरू कर देते हैं, कदाचित तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा लाइफ, इस प्रकार से। लेकिन क्लिनिकल साइन सिम्टम्स कोई भी कुछ भी नहीं थे, क्रिएटिनिन हाई था, यूरिया हाई था। तब जब ऐसी बात आई कि ये अभी चल बसने वाली है, 1-2 दिन ही काफी है, शेष है, इस प्रकार से, तो मैंने बहुत जिक्र करके सरदेशम सर को घर पे बुलाया। वो 2 बजे घर पे आए, 3-3:30 बजे उनकी मौत हो गई। हो, 2 दिवस आधी आले थे। हाँ, 2 दिवस आधी आले थे. 2 दिवस आधी आले होते. मला असं वाटलं त्याच दिवशी आले, लेकिन फिर भी उन्होंने बता दिया कि कुछ करने लायक नहीं है ये आपको। जो मालूम पड़ा है कि देहांत होने वाला है वही सही बात इस प्रकार की है। फिर भी मुझे ऐसा लगा था उस समय में कि मैंने भूल तो नहीं कि मुझे एलोपैथी में जाना चाहिए था, इस प्रकार से। तो ये जो बातें हैं ये तो बातें होती रहेगी इस प्रकार से। और फिर निजी रिश्तेदारों के बारे में जब बात होती है तो ज्यादा तकलीफ होती है। कोई मरीज है और हम सीधे बता देते हैं कि कुछ होने लायक है नहीं है, इस प्रकार से, और फिर आपका अगर एलोपैथी करनी है तो करो। एक उस समय में एक मेरे पास केस थी, कुछ 2 बरस या 1 बरस पहले, 1-1.5 बरस, वो बेसिकली आशुतोष नानल की पेशेंट थी। उसको था अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसकी दवाइयां से उसको बहुत अच्छा था। 3 बरस अच्छे गए इस प्रकार से। फिर मालूम नहीं उसको कामला हो गई। तो उन्होंने आशुतोष के पास नजदीक आने का छोड़कर डायरेक्ट केए में चले गए। तो केए में ब्लेम गेम शुरू हुआ है, आयुर्वेद की दवा ले रहे हो इसलिए कामला हो गई, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, उसमें से कुछ फायदा नहीं हुआ, ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही थी, तो किसी ने मेरे नाम का सुझाव दे दिया।
तो मैंने कहा कि ये में तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो एलोपैथी के अन्य डॉक्टर को भी आने नहीं देते, आयुर्वेद की बात ही छोड़ो इस प्रकार से। तो वो बोले उसकी तबीयत बहुत बेकार है, तो बचने के चांसेस नहीं है कोई, तो हम अगेंस्ट मेडिकल डिस्चार्ज ले लेंगे। अगेंस्ट मेडिकल डिस्चार्ज ले लिया और सीधा पुनर्वस में दाखिल किया। मैंने जाकर पुनर्वस में केस देखी, तो पता चला कि कोई चांसेस नहीं है बचने के इस प्रकार से। फिर भी मैंने कहा कि चांसेस नहीं है, अगर अगर आपको कहीं दूसरे क्लिनिक में या अस्पताल में जाना है तो बता दो। तो फिर कहाँ जा सकते हैं वगैरह इस प्रकार के बारे में बहस हुई। मैंने अच्युत जोशी को फोन किया। अच्युत जोशी बोले कि जोशी अस्पताल में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन पहले कोविड की टेस्ट होगी। कोविड की टेस्ट हुई है क्या उनकी? मैंने कहा कि मुझे याद है वहां तक तो कोविड की टेस्ट हुई थी उनकी, लेकिन उनके पास रिपोर्ट नहीं थी। तो फिर रिपोर्ट नहीं है तो कुछ आगे होगा नहीं। एडमिट करेंगे, कोविड की टेस्ट करेंगे और फिर वो निगेटिव है तो आगे होगा, उसमें 24 घंटे चले जाएंगे, और इनके तो बचने के चांसेस 24 घंटे के तो है ही नहीं इस प्रकार। पर फिर मैंने रिश्तेदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, हमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये अभी कामला के बारे में ये जो बात कह रहे हैं हमें मालूम नहीं उसके बारे में, ये आयुर्वेद से कामला होती नहीं इस प्रकार से। लेकिन 3 बरस अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो हम नहीं कोसना चाहते हैं आयुर्वेद के लिए। एलोपैथी में हमने 5 लाख खर्च किए थे और कुछ भी नहीं हुआ था, उससे तबीयत बिगड़ती ही गई थी। तो मैंने कहा देखो फिर यहीं पे रहने दो, अगर मौत होती है तो यहाँ से डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे, बाकी कुछ नहीं है इस प्रकार से। और उसी रात मौत हो गई। और उन्होंने भी सोच समझ कर निर्णय लिया कि नहीं यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे इस प्रकार से। ऍडमिट असताना मृत्यू झाला तर समाज मग ते स्वीकारते, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल असेल तरी काही प्रमाणात स्वीकारले जाते, पण घरी किती ची चांगली चिकित्सा वैद्याने दिली तरी लोक सहज स्वीकारत नाही, आणि जर बरी झाली तर फार गंभीर नव्हती ऍडमिट करण्याची पाळी आली नाही असे प्रतिक्रिया असते। ये सब हुआ है वो एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ का जो पैनोरामा खड़ा किया गया है उसके जरिए हुआ। कि एलोपैथी को लोग एक जादू समझ रहे हैं, बीच में या ऐसा हुआ अभी नहीं रहा वो, लेकिन जादुई परिणाम इस प्रकार के हैं। और सिम्टोमेटिक रिलीफ तुरंत हो जाता है तो उन्हें लगता है कि कितनी अच्छी चिकित्सा है, ये सब लक्षण चले गए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और उसी के जरिए वो साइंस बन गया। उसको साइंस मानने लगे, जो वास्तविक उसकी योग्यता नहीं है, वो साइंस नहीं है। लेकिन ये सिम्टोमेटिक रिलीफ को फार्मेसी ने इस प्रकार से ग्लोरीफाई किया कि बस यही साइंस है इस प्रकार से, और पूरा समाज इसकी चपेट में आ गया। और वो समझने लगे कि हाँ यही साइंस है, और उसकी दृष्टि से आयुर्वेद होम्योपैथी या और कुछ साइंस है या नहीं है देखना है। साइंस की परिभाषा क्या है, किसको साइंस कहेंगे, ये एक अलग मुद्दा उठता है। मैंने एक बीच में ऐसा किया था कि आयुर्वेद एक शास्त्र इसकी पुस्तिका बनाई थी, बहुत छोटी थी। और आने वाले सभी मरीजों को, उनके रिश्तेदारों को वो मुफ्त में दिया करते थे। और जो मरीज आयुर्वेद से अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं,
उनके मन में भी ये आशंका रहती है कि आयुर्वेद साइंस है या नहीं है। मुझे रिजल्ट्स मिल गए, मैं ठीक हो गया, लेकिन ये शास्त्र है इसलिए मैं ठीक हो गया। मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ पे आया और मेरा सही इलाज आयुर्वेद में हुआ, इसलिए मैं ठीक हो गया। आयुर्वेद शास्त्र है, इसके बारे में मुझे भी संदेह है। अगर ये प्रतिक्रिया अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलने के बाद भी है, तो जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं या उतनी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? वो तो ऐसे ही कहेंगे ना कि हाँ ठीक है, कुछ हो नहीं रहा था एलोपैथी में, इसलिए आयुर्वेद में आ गए, अच्छा हुआ कि मुझे रिजल्ट मिल गया, या कुछ हद तक रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये भी बेकार है। कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो ये भी साइंस कहने के लायक इस प्रकार का नहीं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लोग अपने अनुभवों के आधार पर चलते रहते हैं, और ये सिम्टोमेटिक रिलीफ ये इतना बड़ा अनुभव है उनके हिसाब से, उसी से उसको एक साइंस का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो हमें अगर टिकना है तो हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ देना ही पड़ेगा। उसके साथ में हम मूल रोग की चिकित्सा करते रहेंगे और उसको दुरुस्त करते रहेंगे, मूल रोग को दुरुस्त करेंगे। लेकिन मरीज जिस लक्षणों के लिए हमारे पास आया है, वो मूल रोग की चिकित्सा करते हुए उस लक्षण की भी चिकित्सा होना बहुत जरूरी है। अगर हम कहते रहेंगे क्या ठीक, आप ठीक हो रहे हो, 2-4 महीने और लगेंगे लेकिन आप ठीक हो जाओगे, इस प्रकार से तो लोग मानेंगे नहीं। फिर भी दातार गुरु जी के यहाँ बहुत सारे मरीज उनके इस प्रकार के थे कि जो महीनों महीनों तक उनकी दवाई फर्स्ट वगैरह इस प्रकार से लेते थे, धीरे 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 ठीक होते थे इस प्रकार से। अभी भी जो उनके फॉलोअर्स है दातार शास्त्री के। लेकिन एक्यूट केसेस अगर है तो उसके बारे में अलग तरह से सोचना पड़ेगा, और तुरंत राहत के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उस रोग को ध्यान में रखते हुए हमें तुरंत राहत कैसे मिलेगी ये देखना चाहिए। और तात्काल भी लाभ हो सकता है, एक दिन में लाभ हो सकता है, एक हफ्ते में लाभ हो सकता है, लेकिन हफ्ते में ही सही, लेकिन लाभ तो होना चाहिए। और लाभ होना यानी कि सिम्टम्स रिलीज हो जाना, सिम्टम्स कम हो जाना। अब लोगों के मन में अपेक्षा ऐसी है कि सिम्टम्स यानी कि उनको जो कुछ तकलीफें हो रही है वो नहीं, जो इन्वेस्टिगेटिव सिम्टम्स है वो कम होने चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये ठीक हो रहा है। कैंसर के बारे में मेरा बहुत सारे मरीजों का अनुभव है कि पेशेंट क्लिनिकली अच्छा है, 2-2.5 लीटर दूध जा रहा है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, सभी अच्छा है, लेकिन CA 125 पहले 500 था, अब 1000 हो गया, 1500 हो गया, इस प्रकार से। पहले वो कंट्रोल में था क्योंकि केमोथेरेपी वगैरह चल रही थी, केमोथेरेपी 12-15-20 साइकिल्स हो गई, उसके दुष्परिणाम होने लगे, आगे सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो छोड़कर आयुर्वेद में आए। अब बात ऐसी है कि पेशेंट क्लिनिकली बहुत अच्छा है, फिर भी वो मानता है कि नहीं, ये तो बढ़ गया CA 125, तो ये ठीक नहीं हो रहा, इस प्रकार से आयुर्वेद का कुछ फायदा नहीं हो रहा इस प्रकार से। तो मैं बताता रहता हूँ कि इम्यूनिटी प्रोग्रेशन और डिसीज प्रोग्रेशन पैरेलली चलते रहते हैं, और जब तक इम्यूनिटी उतनी बढ़ती नहीं कि वो डिसीज को कंट्रोल करे, तब तक आपको इसमें सुधार नहीं दिखेगा। क्लिनिकल का पक्ष है, लेकिन क्लिनिकली कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। जैसे क्लिनिकली अच्छा है, ये मुझे देखना ही है, देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ रिपोर्ट ही देखने हैं। शुगर कम हो गई क्या, नहीं हो गई तो ठीक है, आयुर्वेद काम नहीं कर रहा। तो ये जो मेंटेलिटी अभी बनाई गई है, एलोपैथी ने इसके बारे में काफी प्रयास किए हैं कि इसी को आप क्राइटेरिया समझो, और अगर आयुर्वेद की ट्रीटमेंट हेल्पफुल है या नहीं है ये देखना है, तो ये क्राइटेरिया, हमारा जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया है। तो परसों भी ऐसा हुआ, एक ऐसे ही मरीज आए थे
4 महीने इंटरनेट पे दवाइयां चल रही थी, गोवा से थे, फिर दिखाने के लिए आए साक्षात इस प्रकार से। ठीक थे, 2-2.5 लीटर दूध जा रहा था वगैरह से भी ठीक बातें ठीक। लेकिन जब उन्होंने CA 19.9 किया तो दुगना हो गया। तो वो उनको लगा था कि ये सब अच्छा चल रहा है तो ये भी कम हो जाएगा। मैंने कहा हाँ होगा, लेकिन उसके लिए कुछ समय देना चाहिए ना। 4-5 बरस से जो प्रक्रिया शरीर में हो रही है वो क्या 1-2 दिन में, 2 महीने में पूरी रिवर्ट हो जाएगी? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात समझ में आने के लिए भी काफी प्रयास करने पड़े। अब ऐसा है कि इसके बाद में अगर हम देते रहते हैं, वो ट्रीटमेंट लेता रहता है और अच्छी तरीके से चलता रहता है, तो फिर उसकी बढ़ोतरी कम होती है, बढ़ने का स्पीड जो है वो पहले कम होता है, फिर स्टैग्नेंसी आ जाती है, फिर रिवर्सल होता है। ऐसा नहीं है रिवर्सल नहीं होता, होता है। लेकिन तब तक मरीज का विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो अगर डगमग जाता है बीच में कि अरे नहीं ये फिर भी ये बिगड़ ही रहा है, बिगड़ ही रहा है, तो इसी का इम्पैक्ट हो जाता है और मरीज सचमुच बिगड़ने लगता है। निगेटिव इम्पैक्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो समाज के मत में परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। फिर भी उसके बगैर कोई चारा नहीं है, ये भी बात सही है। और इसमें ऐसा ही रहेगा कि ये धीरे धीरे होने वाली बात है, इसीलिए मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि अच्छे वैद्य बनने चाहिए। जो कोलटकर सर ने सोचा था वही मैंने सोचा। अच्छे वैद्यों की संख्या समाज में बढ़ेगी तो रिजल्ट्स आने लगेंगे, रिजल्ट्स आने लगेंगे तो समाज के मत में परिवर्तन हो जाएगा। उनको इन इन्वेस्टिगेशन से वगैरह कुछ लेना देना नहीं है, उनको रिलीफ चाहिए बस। एक वैद्य ने ऐसे भी कहा था कि हम समझे कि एलोपैथी है ही नहीं, जो भी कुछ हमें समझ लेना है वो हमारे शास्त्र के मुताबिक समझ लेना है। लेकिन ये काफी डिफिकल्ट है कि जो माइक्रोस्कोप के जरिए अभी जो काफी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं तो उसमें सूक्ष्म निरीक्षण देखा जाता है और उसको हम टाल नहीं सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपको चाहे तो इन्वेस्टिगेशंस करो। मैं अभी थोड़ा सजग रहता हूँ, लोग पूछते हैं इन्वेस्टिगेशंस कब करेंगे, तो मैं बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस में आपको रिजल्ट तो अच्छे हैं, उसमें संदेह नहीं है, फिर भी इन्वेस्टिगेशंस में यही रिफ्लेक्ट होगा ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस में उल्टा भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं मानना है कि आयुर्वेद काम नहीं कर रहा, आयुर्वेद का काम हो रहा है, उसमें संदेह नहीं है। तो आप इससे डगमग नहीं जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं। नहीं तो इन्वेस्टिगेशंस को टालते रहेंगे, जब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, इस प्रकार से भीतर बढ़ रहा है और हमारे काबू में नहीं रहेगा, इस प्रकार की स्थिति हो और कुछ देर के लिए फिर से कुछ करना पड़े एलोपैथी की ट्रीटमेंट, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में रखते हुए किसी की सहायता अगर लेनी है तो इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आयुर्वेद की हार है। मरीज ही इतनी गंभीर अवस्था में आते हैं, इतने एडवांस स्टेज में आते हैं कि एलोपैथी में करने लायक कुछ है ही नहीं। ज्यादातर बात ऐसी होती है कि शुरू में जब रिजल्ट्स मिलते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ होने लगता है, तो मरीजों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। अरे ये तो काम कर रहा है, तो ये रोगी पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए, दुरुस्त हो जाना चाहिए, और वो नहीं होता। कुछ भी कारण होता है बीच में, या कुछ 1-2 बरसों के बाद फिर से डिटोरिएट होना आरंभ हो जाता है और इसको कोई रोक नहीं सकता इस प्रकार से।
फिर भी ये बेहतर है कि 2 बरस तो निकल गए आयुर्वेद में, अच्छी तरीके से निकल गए। लेकिन ये समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। रुग्ण या उनके रिश्तेदार ये समझने के बारे में काबिल नहीं होते, और फिर उनको समझाते रहना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो सिद्धि किसको कहेंगे? ये सिद्धि बात एक प्रकार का कहा गया है। एलोपैथी ने पैरामीटर सेट किए हैं, उनमें पैरामीटर्स में फर्क आता है, सुधार आता है, तो ही सिद्धि है। क्लिनिकल अच्छा पिक्चर है तो सिद्धि नहीं है। ये इन्होंने लोगों को इतनी बुरे तरीके से समझाया है कि लोग भूल ही गए हैं कि क्लिनिकल डायग्नोसिस कोई होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, उसमें सुधार हो सकता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। सभी इन्वेस्टिगेशन माइंडेड हो गए हैं, और इन्वेस्टिगेशंस अगर अच्छे नहीं आ रहे तो मान लेते हैं कि आयुर्वेद में कुछ दम नहीं है, आयुर्वेद कुछ नहीं कर रहा, इस प्रकार से। तो इस मानसिकता को बदलने के लिए हमें अच्छे वैद्य ही चाहिए। अच्छे वैद्य अगर इस प्रकार से रहेंगे, जो इस प्रकार के गंभीर एडवांस केसेस को अच्छी तरीके से टैकल करेंगे, उनमें अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, पहले क्लिनिकल में और बाद में पैथोलॉजिकल वगैरह में, तो समाज मत में परिवर्तन आएगा और लोग समझेंगे कि हाँ ठीक है, ये साइंस है, इस प्रकार से। अब अगर ये जो बात कही जाती है एविडेंस बेस्ड, इसको हमें अच्छी तरीके से एलोपैथी को ही कोसने के लिए प्रयोग करना। अगर एलोपैथी एविडेंस बेस्ड है तो एविडेंस कहाँ है कि केमोथेरेपी ठीक करती है? उसका तो एविडेंस केवल 2.1% है अमेरिका में और 2.3% है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं तो केमोथेरेपी हटा दो, कोई मतलब नहीं है केमोथेरेपी में, इस प्रकार से। और आयुर्वेद में एविडेंस अभी तो क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एविडेंस क्रिएट हो जाएगा। उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ एक अलग बात रहेगी, और क्लिनिकल इंप्रूवमेंट ये अलग बात रहेगी, और पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में सुधार ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, लेकिन शास्त्र क्या है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमें भली भांति शास्त्र सीखना है, उसी के तरीके से सीखना है, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।